नमस्कार। मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं राघव वैल्यू इन्वेस्टिंग में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटे साइज की कंपनी है जो कि 4 बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है। रेफ्रिजरेंट गैसेस, कोल ऐश हैंडलिंग, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन और ई मोबिलिटी। हालांकि इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है कोल ऐश हैंडलिंग से और रेफ्रिजरेंट गैसेस के प्रोडक्शन से। मजे की बात यह है कि पिछले 3 महीने से कम में ये कंपनी 3 गुना से ज्यादा मल्टीप्लाई कर चुकी है। 1 जुलाई 2024 जब मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो अपने इन्वेस्टमेंट का प्रूफ आपके साथ शेयर किया था। अब जब कोई भी कंपनी इतनी तेजी से ग्रो करती है तो हमें उसके बिजनेस वर्टिकल्स को स्टडी कर लेना चाहिए। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है और किस तरीके से इस बिजनेस में या इस पर्टिकुलर वर्टिकल में इस सेगमेंट में काम किया जाता है। आज हम पूरी एनालिसिस इन सेगमेंट्स की करेंगे, इस बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम भी इस सेक्टर की एनालिसिस को ठीक से समझ सकें। ध्यान रखिएगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से देखिए ताकि आप भी सेगमेंट एनालिसिस को समझ सकें। अगर मेरी किसी भी बात को आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस समझने की भारी गलती करेंगे तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस हमेशा प्रोफेशनल एडवाइस जो कि सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा दी जाती है उसके बाद ही लेना चाहिए। सबसे पहले रेफ्रिजरेंट गैसेस के बिजनेस को देखते हैं। रेफ्रिजरेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है जिससे वो अपने प्रोडक्ट को ठंडा रख सकें। इनका इस्तेमाल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में किया जाता है जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, चिलर्स, फ्रीजर्स और अलग अलग तरह की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, फूड, बेवरेजेस और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंक्लूडेड है। अगर हम रेफ्रिजरेंट्स के ग्लोबल मार्केट को देखें तो 2024 में इस मार्केट की वैल्यूएशन करीब $25 बिलियन पे है और आने वाले कुछ सालों तक 7% के CAGR से ये बिजनेस या ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इंक्रीजिंग डिमांड है एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग सॉल्यूशंस के लिए, पर कैपिटा इनकम भी धीरे धीरे बढ़ रही है खासतौर से डेवलपिंग इकोनॉमीज में, और एक राइजिंग अवेयरनेस है ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन की तरफ जिसकी वजह से इस पूरी इंडस्ट्री की डिमांड प्रोपेल होती है। दूसरी तरफ प्रोपल्शन ऑफ कमर्शियल AC मार्केट यानी कि जो ACs की, एयर कंडीशनर्स की सेल है ग्लोबली अगर इसको देखा जाए तो वो भी रेफ्रिजरेंट्स की या रेफ्रिजरेंट गैसेस की सेल्स को काफी पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। रेफ्रिजरेंट इंडस्ट्री के सामने काफी सारे चैलेंजेस भी हैं जैसे कि एनवायरमेंटल इश्यूज, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री जिसकी वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि केपेक्स भी रिक्वायर्ड होता है और हमेशा इस बात की रिक्वायरमेंट रहती है कि सारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को भी मेंटेन किया जा सके, साथ ही साथ उसको कॉस्ट इफेक्टिव भी रखा जाए। इसके अलावा भारत सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं जिसमें एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई गई थी कुछ स्पेसिफिक रेफ्रिजरेंट इंपोर्ट्स की तरफ, उसकी वजह से भी काफी प्राइस फ्लक्चुएशंस इस इंडस्ट्री को देखने पड़े हैं और इस इंडस्ट्री पे इन प्राइस फ्लक्चुएशंस का काफी फर्क भी पड़ा है। अगर फ्यूचर आउटलुक हम रेफ्रिजरेंट्स की इंडस्ट्री का देखें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल्स पे इस इंडस्ट्री को काफी ज्यादा अफेक्ट करेंगे और इसकी पूरी शेप को डिटरमाइन करेंगे जिसमें प्रोडक्शन, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और कंजम्पशन पैटर्न सभी कुछ अफेक्ट होगा। नेक्स्ट बिजनेस वर्टिकल आता है कोल ऐश हैंडलिंग का। इंडिया की पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है और साथ ही साथ लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से पावर कंजम्पशन में भी सर्ज है और पावर रिक्वायरमेंट्स हमारी कंट्री की बढ़ती हैं। बढ़ता हुआ कमर्शियलाइजेशन और हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट करती है वहां से भी एनर्जी की कंजम्पशन काफी बढ़ती है। हालांकि भारत में काफी ज्यादा जोर इस बात पे है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पावर को जनरेट किया जाए, लेकिन कोल तब भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आगे आने वाले समय भी काफी समय तक कोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहेगा टोटल पावर एनर्जी जनरेशन में। फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश कोल के कंबस्शन के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ये चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रोवाइड करते हैं। कोल ऐश और कोल इंडस्ट्री दोनों इंटर रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं और आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। कोल ऐश का कलेक्शन और मैनेजमेंट काफी क्रिटिकल है, खासतौर से कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स में, क्योंकि भारत में कोल या थर्मल पावर प्लांट्स काफी ज्यादा हैं, इसलिए कोल हैंडलिंग और कोल ऐश मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत में कोल बेस्ड पावर प्लांट्स काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऐश जनरेट करते हैं और ये एस्टिमेटेड है कि करीब 300 मिलियन टन्स ऑफ फ्लाई ऐश एनुअली जनरेट होती है। इस लार्ज वॉल्यूम को कलेक्ट करना, स्टोर करना और उसकी यूटिलाइजेशन स्ट्रेटजीज को डिसाइड करना जिससे कि इस पूरी कोल ऐश को इफेक्टिवली डिस्पोज किया जा सके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको डिस्पोज करना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे कि हैजार्डस इफेक्ट्स एनवायरनमेंट पे ना हो। अगर कोल ऐश हवा में मिक्स होती है तो वो डेफिनेटली एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों को जन्म देती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी हैजर्ड्स, कंटामिनेटेड सराउंडिंग एरियाज और कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हेल्थ हैजर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो
सकते हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क्स निकाले हैं जिससे इस पूरी इंडस्ट्री को गवर्न किया जा सके और इसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके। फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन काफी सारी इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे कि सीमेंट प्रोडक्शन, ब्रिक्स, रोड कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर में इसका ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स, बल्कर्स और रेल रेक्स के थ्रू किया जाता है ताकि ये इफेक्टिवली एंड यूजर इंडस्ट्री तक पहुंच सके। ये सारे वर्टिकल्स अगर देखे जाए तो रिफिक्स इंडस्ट्रीज इन सभी वर्टिकल्स में काम करती है। ये मेरे इन्वेस्टमेंट का प्रूफ है जो पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। 160 रुपीज की प्राइस पे इस शेयर को मैंने खरीदा था और उसके बाद जब ये स्टॉक 3 गुना मल्टीप्लाई हुआ था, तो जैसे कि मैं नॉर्मली करता हूं, जब भी कोई स्टॉक 3 या 4 गुना मल्टीप्लाई होता है तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट उसमें से निकाल देता हूं। तो 13 सितंबर यानी कि 2.5 महीने से कम में ये स्टॉक 3 गुना मल्टीप्लाई हो चुका था। 467 पे मैंने इसको सेल किया था, बट उसके बाद इसकी प्राइस 500 तक भी टच करी थी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस वर्टिकल आता है जिसको हम ई मोबिलिटी के नाम से जानते हैं। ई मोबिलिटी के 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करना और दूसरा पार्ट होता है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूटिलाइज करना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूटिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि इन व्हीकल्स को कमर्शियल यूज में या प्राइवेट यूज में लाना। कुछ कंपनीज इस तरह से भी काम करती हैं कि वो इन व्हीकल्स को परचेज करती हैं और इनको एज अ टैक्सी इस्तेमाल करती हैं। ये टैक्सीज नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं या हाई एंड कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसी तरीके से एक और बिजनेस वर्टिकल होता है जिसको हम पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगाए जाएं। कुछ कंपनीज सोलर पैनल्स के थ्रू या विंड एनर्जी के थ्रू पावर जनरेट करती हैं और उसको आगे ट्रांसमिट करती हैं, उसको सप्लाई करती हैं। इस तरह के वर्टिकल्स में भी काफी ग्रोथ के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो जिस तरीके से हमारा नेशन डेवलप कर रहा है, यहाँ पे पावर जनरेशन की रिक्वायरमेंट और इंक्रीजिंग पावर कंजम्पशन की वजह से, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, इकोनॉमिक शिफ्ट टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट आने वाले समय में पावर की रहने वाली है। एज अ होमवर्क आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि जो वर्टिकल्स आज हमने डिस्कस करें, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इन वर्टिकल्स में काम करती हैं, किस तरीके से ये बिजनेसेस आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हम एक मीनिंगफुल कंक्लूजन पे पहुंच पाए। किस तरीके से इन वर्टिकल्स को स्टडी किया जाता है, इन बिजनेसेस की एनालिसिस की जाती है और किस तरीके से इस सेक्टर को एज अ होल हम व्यू कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।